मेरा पति मुंबई चला गया था और मैं डर के शिकार हो गई थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय प्रार्थना करती रहती थी कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मैं घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 6 बेटियों से हाथ धोना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत का घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हुई हॉस्पिटल आ गई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर से मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार फोन आता तो मैं फोन काट दे रही थी और उसे क्या बताती कि आप साथ में बेटी की बाप बन गए हो। मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी, मैं इस बेटी को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने को भी नहीं छोड़ सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली तो बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। न जाने उसे उस वक्त दिमाग में मैंने क्या सोचा और उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से अलग हटकर दूसरी जगह चली आई। वह और हैरान थी, मगर जो बातें मैंने उनसे कहा उसे सुनकर एकदम मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सिर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उसे वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए एक अपने बच्चों को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचकर पति का फोन वापस आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रमेश उसके जवाब में कुछ नहीं बोला और कुछ देर बाद फोन काट चुका था। वक्त गुजरता गया और रमेश को मुंबई गए हुए 4 साल बीत गए। इस बीच ना ही गांव आए और ना ही मेरे से बात करने की कोशिश की। हर महीने पैसे जरूर भेज दिया करते, जिससे मेरा और मेरी बेटियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नजर नहीं आई थी। मेरी और 6 बेटियां मेरे पास थी, मगर मुझे रह रहकर उस बच्चों की याद सताती थी जिसे मैं 4 साल पहले उस गरीब औरत को दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ कहते थे कि मेरे पति मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिए और मेरे रिश्तेदार बता रहे थे कि रमेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति को फोन करती हूँ मेरा फोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसा भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज खत्म हो गई थी तो मैं खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम करने जाती लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतजार करते 20 साल बीत गया। मैं अपनी 4 बेटियों की शादी कर दी। 20 सालों से मैं दूसरे घर में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। गुरुवार का दिन था और मैं बृहस्पति भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं दरवाजा खोला तो एक पल के लिए सदमे में चली गई। मेरा पति 20 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा के लिए गांव आ गया हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करूँगा। मुझे तो हैरत हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 6 महीने से यही था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपना कपड़ा बैग से निकाल कर फ्रेश होने चला गया था। 20 सालों में मुझे रमेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब भी थी जब उसने आकर अपने बेटियों के बारे में एक बार भी नहीं पूछा और ना ही उसने यह पूछा कि इन 20 सालों में मैं कैसे अपना और अपनी बेटियों का पेट भरी। शायद यहाँ भी मुझे तंग ही करना था। रमेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांसें ही रुक गई थी। वह कहने लगा कि गांव में वह एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम रूपाली है और 2 दिन बाद वह रूपाली के साथ शादी करने वाला है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से बाहर जा चुका था। मैं उसे जाते जाते देखते रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। शादी का दिन आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया।
मेरी बेटी खामोशी से चुप कर एक कमरे में बैठ गई थी। उन्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रमेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा, रूपाली अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसकी शादी होगी और फिर मैं रूपाली के साथ कुछ दिनों में वापस मुंबई चला जाऊंगा। सब्र का बांध खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप रहना ही बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके सामने कमरे में गई तो रूपाली मेरे सामने ही बैठी थी, जिससे रमेश शादी करने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की की उम्र 15-16 साल रही होगी। वह मुझे अपनी नज़रों से बार बार देख रही थी, जबकि मेरा पति उसकी माँ को पैसा देते हुए न जाने क्या बात कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रमेश का मोबाइल बजा और वो खामोशी से बाहर निकल गया। मैं जब उस औरत को देखा तो मुझे लगा कि मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, यह याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही देख रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल कर आ गई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित जी आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। कैसे मुसीबत टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और रूपाली की माँ से पूछने लगी, तुम वही औरत हो ना जिसको मैंने अपनी बेटी दी थी? मेरी बात सुनकर वह औरत हक्का बक्का रह गई और बोली, हाँ मैं वही हूँ। मगर तुम कौन हो? रमेश चुराने वाली निगाहों से मुझे देख रहा था। मैं गुस्से से बोली, मैं वही औरत हूँ जो 20 साल पहले एक बेटी को इसी पति के डर से तुम्हें दिया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रमेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पे हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई, जबकि रूपाली हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रमेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई थी। रूपाली मेरे और रमेश की बेटी है। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो न जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ता। रमेश अपना सर पकड़कर जमीन पर गिर गया था और जब होश आया तो घर से निकल चुका था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा था। रूपाली जमीन पर बैठी रो रही थी और मैं सीने से लगाकर रो रही थी। रमेश को घर से गए काफ़ी देर हो चुका था। 4 दिन गुजर गए और दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आई, जिससे रमेश को उतार कर घर लाया गया। उसका 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसका एक पैर टूट चुका था, उसकी जुबान कट चुकी थी। अब वह बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरी बेटियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती है। जब जब मेरी बेटी रमेश की सेवा करती, वो नज़र झुकाकर रोने लगता था। रूपाली से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाया था और ना ही रूपाली कभी रमेश के सामने जाना पसंद करती। कुछ दिन बाद रमेश अपने धन दौलत, जमीन जायदाद बेटियों के नाम कर दिया। अब वह बेटियों से प्यार करने लगा था और मुझे भी। अब हम साथ में खुश रहने लगे थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।